सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल है मेरे दोस्तों? ऑल गुड? Yes, sir. Yes, sir. All is well. ऑल इज नहीं, ऑल गुड। चलो बढ़िया। Us. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने बैच के अंदर इकोनॉमिक्स की ये सीरीज स्टार्ट करी है। 2 क्लासेस हमने देखी जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखा, है ना। एंड कल हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखा। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 3, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहले ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम एग्जैक्टली क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि यू विल गेट अ क्विक रिकैप, क्योंकि रिवीजन तो बनता है। कितनी भी बार आप रिवीजन कर लो, क्लास में आप जब जब आओगे तब तब मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक क्विक रिकैप लिया जाए या फिर दिया जाए, ठीक है। एंड ये कुछ दिन मैं अपने से करा रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। आप क्लास में आओगे, जो कंसेप्ट आपने पहली की क्लासेस में पढ़ा है वो मैं पहले आपसे पूछूंगा, व्हेन यू विल आंसर दैट, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले देखेंगे क्विक रिकैप, उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ब्लैक मनी के ऊपर, ठीक है। थोड़ा हम देखेंगे ब्लैक मनी के बारे में, बेसिकली कुछ और मेथड्स जिससे आप पैरेलल इकोनॉमी को चलाते हो, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी मींस ब्लैक मनी। उसके बाद हम आएंगे कंसेप्ट ऑफ जीडीपी के ऊपर कि सर ये जीडीपी क्या होती है, राइट। एंड उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जीएनपी, राइट। कंसेप्ट ऑफ जीएनपी। ब्लैक मनी वाले केस के अंदर हम बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पैरेलल इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी, क्या कोई बच्चा मुझे 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है? एनीवन? चैट्स ओपन है, आप लोग लिखते जाओ, मैं देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर करता है। XYZ कौन है भाई? हु इज XYZ? So Preeti sir, I will change it. अच्छा अच्छा, ओके ओके, डोंट वरी, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, चलो लिख दो भाई जल्दी से, कम ऑन। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, डुअल, मिक्स्ड, पैरेलल, बढ़िया। शशांक, देन सोनिया, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छे। तो सबसे पहले चलते हैं क्विक रिकैप के ऊपर। पहली क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? 3 टर्म्स देखे थे। एक था सर आपका रिसोर्सेस, एक था आपका मैनेजमेंट, तीसरा था आपका मनी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपके पास मैं बहुत ढेर सारा रिसोर्स दे दूं, बहुत ढेर सारा पैसा दे दूं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको एग्जैक्टली यूटिलाइज कैसे करना है, तो आप कभी भी मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। फिर मैंने आपको जापान का एंड अफ्रीका का एग्जांपल कंपेयर करके समझाया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। जिसको नहीं याद है वो प्लीज एक बार पहली क्लास को दोबारा से जाकर देखिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी, जो हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो कितनी ब्रांचेस में डिवाइड है या किन 3 बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ, कम ऑन जल्दी से बताएंगे, Ownership. ओनरशिप। वेरी गुड। नेचर पे 3 था हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स 2 थे हमारे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, Or unorganized. वेरी गुड। एंड ओनरशिप के बेसिस पे हमने पहली क्लास में देखा था सिर्फ 2, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक। लेकिन उसके अंदर कल हमने 2 पॉइंट्स और स्टडी किए, दैट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल इंडिया। एंड सेकंड हमने देखा कोऑपरेटिव, जहां पे गवर्नमेंट आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है
एंड थोड़ा बहुत पैसे से मदद कर देती है, फॉर एग्जाम्पल अमूल डेयरी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जैसा कि मैं देख सकता हूं भाविका ने लिख दिया है, गोपेश ने लिख दिया है, राहुल ने लिख दिया है, सौविक ने लिख दिया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड गाइस। तो हमारी पहली जो इकोनॉमी थी वो थी कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट मतलब जहां पर ज्यादा तर चीजों के ऊपर प्राइवेट बंदों का कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट बिल्कुल उल्टा, जहां पर सोसाइटी के लिए काम होता है। मिक्स्ड जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, एंड इट इज बेस्ट। ना ही कैपिटलिस्ट बहुत अच्छा है, ना ही सोशलिस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा क्या होता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए? दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी, जहां पर आपको ओल्ड टेक्नोलॉजी प्लस न्यू टेक्नोलॉजी साथ में देखने को मिलती है। एंड आपका पैरेलल इकोनॉमी, दैट इज योर ब्लैक मनी। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वो लिख के आपको रिवाइज करा देता हूं, बिकॉज आगे आपको कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं जगह पर रिलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने इसमें आपको चार पैरामीटर्स बताए थे, जल्दी से वो चारों पैरामीटर्स चैट बॉक्स में लिख दो। चलो, पहला पैरामीटर था सर हमारा, पहला पैरामीटर क्या था मेरे दोस्त? चलो जल्दी से, कमांडर ऑफ लखनऊ आउटपोस्ट राहुल, वेरी गुड। कैपिटल, भाविका, वेरी गुड। चलो बढ़िया, कैपिटल। क्या मुझे कोई बच्चा कैपिटल और मनी के बीच में डिफरेंस बता सकता है कि सर कैपिटल एंड मनी, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड शशांक, बहुत अच्छे, कीप पार्टिसिपेटिंग। सर परवेज आलम, वेरी गुड। कैपिटल, लैंड, ओनर, एम्प्लॉइज, बढ़िया। कोई बच्चा बता सकता है कि सर एग्जैक्टली ये कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल इज द इनिशियल अमाउंट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड द मनी, सर मनी से हम लोग कोई भी चीज बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। बेसिकली राहुल हमें क्या समझाना चाह रहा है कि किसी भी बिजनेस को, जैसे प्रीति को एक फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो फैक्ट्री खड़ा करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी उसी को हम कहते हैं कैपिटल। इकोनॉमिक्स की भाषा में, जैसे आप बोलते हो ना कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं किसी जगह पे, इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो सबसे पहला आपको चाहिए पैसा, दूसरा है जो आपको चाहिए दैट इज लैंड। बिना जमीन के कोई भी फैक्ट्री या किसी भी चीज की प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। तीसरा जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए दैट इज लेबर। ठीक है, दैट इज लेबर या फिर एम्प्लॉइज, लेबर और एम्प्लॉइज, लेबर और एम्प्लॉइज। ठीक है, एंड चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए वो है ओनर, मालिकाना। ठीक है, मालिकाना या आप इसे मालिक कह सकते हो। राइट, तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जल्दी से एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप लोग नोट्स तो बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हो, बट आपकी नोट्स ना काफी ज्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है, एग्जामिनेशन के टाइम पे वो चीजें आपको उतनी हेल्प नहीं करेंगी कि इकोनॉमिक्स की आपने पूरी एक रजिस्टर भर दी नोट्स बना के। कोशिश करिए कि नोट्स को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बनाइए, ताकि साथ साथ आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा था वो था सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहला हमारा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब जब जैसे जैसे मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे ज्यादातर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएस। दूसरा हमारा था सर सोशलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस चीज के लिए बढ़िया होती है? फॉर द डेवलपमेंट। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि गरीब जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। राइट, बिकॉज वो बहुत महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपका बेसिकली फोकस तो करती है डेवलपमेंट पे। ठीक है, फोकस तो ये करती है डेवलपमेंट के ऊपर, बट द पॉइंट इज, कि अल्टीमेटली जो आपका प्राइस होता है
ठीक है, जो प्रोडक्ट का दाम होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सोशलिस्ट में क्या है, सोशलिस्ट में ध्यान दिया जाता है टूवर्ड्स दी सोसाइटी। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट लिख रहा हूं, कोई भी चीज डिटेल से नहीं बता रहा, बिकॉज इट इज जस्ट अ क्विक रिकैप। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है सर, तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, जल्दी से बताइए। कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, अब तीसरा पॉइंट आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगर याद रखने में दिक्कत है तो सिंपल से कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट से याद रख लो कि जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होगी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी भी होगी, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। नंबर डी था सर डुअल इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी मतलब जहां पर आपको न्यू टेक्नोलॉजी प्लस ओल्ड टेक्नोलॉजी साथ में देखने को मिलती है। ठीक है, एंड पांचवा आपका था दैट इज ई, दिस इज योर पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी का मैंने आपको कल एक एग्जांपल समझाया था, उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, वो क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज यूपीएससी प्रीलिम्स। तो जिन भी बच्चों ने उसे सॉल्व कर लिया, आई होप आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल के ऊपर होगा, है ना। उसमें बस मैंने डेटा चेंज किया था एंड नाम चेंज किया था, बाकी इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया। नोट्स में टर्म्स को ब्रीफ में लिखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप वही रट्टाफिकेशन वाला काम करोगे ना, सुंदर सुंदर सजा के नोट्स बना लिए, स्टार लगा लिए, फूल पत्ती लगा लिए, वो दिखने में तो बहुत अच्छी लगेगी, मुझे भेजोगे मैं शाबाशी भी दे दूंगा, बट अल्टीमेटली जो एग्जाम है उसमें वो काम नहीं आती। एग्जाम में इसी तरीके की चीजें काम आएंगी कि आधे पन्ने से भी कम की स्पेस में आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को क्लासिफाई कर दिया। अब जैसे मैंने बोला पैरेलल इकोनॉमी, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अच्छा सर ब्लैक मनी, फिर तुरंत उसको कल वाले एग्जांपल से रिलेट करो कि अच्छा पैसा एग्जैक्टली ट्रांसफर कैसे होता है ना। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं हाउ टू कंट्रोल ब्लैक मनी। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाता हूं, ठीक है, ताकि जो ब्लैक मनी टर्म है वो आपको क्लियर हो जाए, राइट। चलो एग्जांपल लेते हैं प्रीति। प्रीति के पास है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर प्रीति के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे तो गवर्नमेंट हमसे कितना ज्यादा टैक्स ले सकती है, कितना टैक्स वो टोटल लेगी 1 करोड़ रुपए में से? एनी गेसेस? कोई भी जवाब है इसका किसी के पास? 10%. नहीं नहीं, 10% तो बहुत कम हो गया। सर 18%. सर 30%। नहीं नहीं, हाँ 30%, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 30% इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब कि अगर प्रीति ने 1 करोड़ रुपए कमाया तो उसको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। सर 30 लैक्स जी। सर 30% सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है या फिर लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म, ये किसने पूछा है? सर मैं ओमवीर। yes, sir. ओमवीर, आपने कल कोई बुक पढ़ी इकोनॉमिक्स की? नहीं सर, मैंने सर काम किया थोड़ा इसके ऊपर, बस आर्टिकल पढ़ा सर नहीं न्यूज़पेपर। सी, जो पैसा आप कमा रहे हो ना, ठीक है, सपोज जैसे केबीसी, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, केबीसी, कौन कौन बच्चा केबीसी देखता है? अरे बता दो भाई, कौन कौन देखता है? प्रीति। केबीसी में जब आप 1 करोड़ रुपए जीतते हो ना तो उस पर सरकार 30 लाख रुपए टैक्स ले जाती है, ठीक है, उस पर सरकार 30 लाख रुपए टैक्स ले जाती है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल का है, मिडिल का है, लोअर का है, ये समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए ये है कि 1 करोड़ रुपए पे 30 लाख रुपीज आपका जो है वो चला जाएगा टैक्स। ठीक है ओमवीर, ये जो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ाया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ओके सर। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट दूसरा है एंड आप जो कंसेप्ट पूछ रहे हो वो थोड़ा सा दूसरे साइड पे जाते हैं। अब प्रीति को क्या करना है कि उसको अपने 30 लाख रुपए बचाने हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को 30 लाख देने से अच्छा है कि प्रीति कहीं पर 10 लाख रुपए दे दे? यस यस सर। और नो? यस तो सर। प्रीति क्या करेगी ना, प्रीति गवर्नमेंट को क्या दिखाएगी यस सर। कि 1 करोड़ रुपए में से उसने 50 लाख रुपए दे दिए, 50 लैक्स,
50 LKH, 50 लाख उसने डोनेट कर दिए एक एनजीओ को, राइट। और 50 लाख रुपए प्रीति ने डोनेट कर दिए किसी आश्रम में, सपोज आपका जो अनाथ आश्रम होता है, ठीक है, 50 लाख उसने वहां पे डोनेट कर दिया। अब जब प्रीति ने उस चीज को डोनेट कर दिया तो उस पे कहेगा टैक्स भाई, यस ठीक सर। है। सरकार डोनेशन पे टैक्स नहीं लेती, ये बात हमेशा याद रखना। अब प्रीति ने क्या कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो एनजीओ वाले ने कहा मैं इधर से जो है 45 लाख ही भेजूंगा, मैं इधर से जो है 45 लाख ही भेजूंगा। और इधर से अनाथ आश्रम वाले ने भी कहा मैं भी इधर से 45 लाख ही भेजूंगा, ठीक है। प्रीति के पास टोटल पैसा कितना हो गया? 90 लाख। 90 90 लाख। लाख। प्रीति के पास टोटल पैसा हो गया 90 लाख। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि एनजीओ और अनाथ आश्रम को कितना मिला? सर एनजीओ को 5 5 लाख। अनाथ आश्रम को 5 लाख इसमें मिला, यानी इसका भी फायदा हो गया। 5 लाख इसे भी मिला, यानी इसका भी फायदा हो गया, ठीक है। प्रीति को अल्टीमेटली टैक्स कितना देना था? 30 लाख रुपए, यानी प्रीति के पास पहले बचते 70 लाख, लेकिन अब प्रीति के पास बच गए 90 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए सरकार के पास कम पहुंचे। अब आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली ये ब्लैक मनी होती क्या है। यस सर। जो 20 लाख रुपए सरकार के पास नहीं पहुंचे, यही है आपकी ब्लैक मनी। ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर आ गया। क्लियर है? इकोनॉमी समझ में आ रही है? यस सर। सर एक Very बार good. रिपीट करो ना। एक बार रिपीट करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। प्रीति के पास थे 1 करोड़ रुपए, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। प्रीति के पास थे 1 करोड़ रुपए, अब उसको नियमता सरकार को टैक्स देना है 30%। तो 1 करोड़ पे जब आप 30% टैक्स दोगे, इसका मतलब 30 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बताओ प्रीति के पास कितना रुपए बचेगा? इसने 70 डाउट लाख। पूछा था, 70 लाख, ठीक है। अब प्रीति ने क्या किया, कहा यार ये मुझे मेरे 30 लाख रुपए बचाने हैं, है ना, मेरा 30 लाख का नुकसान हो रहा है, उससे बढ़िया 10 लाख रुपए का ही नुकसान हो, ठीक है। तो प्रीति ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए में से जो 50 लाख है वो डोनेट कर दिया एक एनजीओ को, और दूसरे 50 लाख रुपए डोनेट कर दिए एक अनाथ आश्रम को। अब जब डोनेशन उसने कर दिया तो सरकार उनसे टैक्स नहीं मांग सकती, बिकॉज डोनेशन पे ये सरकार का नियम है कि वो टैक्स नहीं लेते, ठीक है। अब प्रीति ने एनजीओ वाले से कहा कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो। एनजीओ वाले ने कहा कि हमने आपकी इतनी हेल्प करी है तो हमें भी थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, हम आपको 45 लाख रुपए ही वापस करेंगे, ठीक है भाई। अनाथ आश्रम ने भी सेम बात करी, उन्होंने भी प्रीति को दे दिए 45 लाख रुपए। पहले प्रीति के पास कितने पैसे बचते अगर वो सरकार को टैक्स देती? 70। 70 लाख। 70 अभी प्रीति के लाख। पास कितने पैसे आ गए? 19 लाख। 90। 90। 90 नहीं, 90। कौन सो रहा है भाई? सॉरी सर, मिस्टेक। अरे ऐसे मिस्टेक मत करो भाई, 19 का 90 ना कर दो। चलो 90 लाख हो गए, ठीक है। अल्टीमेटली सरकार के पास कितना टैक्स जाना था? 30। 30 लाख, लेकिन सरकार के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। एनजीओ वाला दिखा देगा कि लो हमने यार 5 लाख का इतना काम किया, और ये अनाथ आश्रम वाला भी दिखा देगा हमने 5 लाख का इतना काम किया। प्रीति को अल्टीमेटली उसके पास कितने पैसे बचने चाहिए थे? 70 लाख, बट बचे कितने? 90 लाख। तो ये जो 20 लाख का घपला हुआ ना, 90 माइनस 70, यही 20 लाख आपका काउंट होता है ब्लैक मनी में। समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है? सर 30% कैसे सर, ये फिक्स रहता? क्या? देख भाई, 1 करोड़ रुपए अगर आपने कमाया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए आपने कमाया तो 30% आपका उस पर टैक्स लग जाएगा। अब वो बहुत सारी चीजों का टैक्स होता है, कुछ गेटवे होता है। सपोज हम एजुकेशन पे हैं तो एजुकेशन पे 18% जीएसटी है। अब क्योंकि अभी आपको जीएसटी नहीं पता, तो मैं आपको अगर टैक्स वाला मामला समझाने लगा कि देखिए यार इतना इस पे गेटवे लग रहा है, इतना इस पे जीएसटी लग रहा है, इतना इसका सर्वर कॉस्ट है, इतना हमारा मशीनरी कॉस्ट है, तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे समझने की क्या जरूरत थी कि
पैसा एग्जैक्टली घपला किया कैसे जाता है, ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर, ये सब क्लियर है। क्लियर सर। ये क्लियर है? Yes, sir. Got it. चलो, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट होगा पर्सनली टेक्स्ट कर लेना, और डिटेल से समझा दूंगा। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा था सर, हाउ टू कंट्रोल ब्लैक मनी। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये 2 पॉइंट्स अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 लाख रुपए लेके जाना है, ठीक है, सपोज हमने कह दिया सौविक को 1 लाख रुपए लेके जाना है परवेज के पास, तो आप किस करेंसी में प्रेफर करोगे? 100 रुपए की नोट प्रेफर करोगे या फिर 500 रुपए की नोट प्रेफर करोगे? सौविक बताइए। सर 500, 500 क्यों 500 प्रेफर करोगे? क्योंकि वो क्वांटिटी में भी कम होगा। हाँ, क्वांटिटी में कम होगा, आसानी से लेके जा सकते हो, आसान। राइट? तो अगर हाँ। हम एक काम करें, जो हमारी करेंसी है, ठीक है, जो हमारी करेंसी है, जो हम 500 के नोट प्रिंट करते हैं, अगर उसको हम घटा के सिर्फ और सिर्फ 100 या फिर 200 रुपए की नोट प्रिंट करें, तो इससे करप्शन कम किया जा सकता है या नहीं? यस सर। अब किसी को 1 लाख रुपए लेके जाना है 100 रुपए की नोट में, आप सोचो उसके लिए कितना मुश्किल है। सरकार का सबसे गलत फैसला पता है क्या था? 2000 रुपए की नोट लाना। 1 लाख रुपए लेके जाना है, जेब में भर के लेके चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यस सर। इसका सिंपल सा मेथड है कि ब्लैक मनी कंट्रोल करने का, कि 100 और 200 रुपए से ऊपर की नोटें आप बंद कर दो, और बैंकिंग का यूज आप इंक्रीज कर दो। ठीक है, बेसिकली ये काम हमारी भारत सरकार ने काफी अच्छे तरीके से किया है ना? आजकल जो भीख मांगते हैं ना, जो क्या कहते हैं, किसी कारण से डिसेबल हैं, या हम बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, वो भी अपना क्यूआर कोड लेके बैठते हैं। मतलब आप बहाना नहीं मार सकते कि सर 500 की नोटें नहीं दे सकता, कोई नहीं, लो क्यूआर कोड, पेमेंट करो 10 रुपए, ये सिस्टम है। तो बैंकिंग का काम तो भारत ने काफी अच्छे तरीके से किया, बट करेंसी वाले सेक्टर में अभी भी हमारी गवर्नमेंट पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि हम जो है करप्शन को कम करें, क्योंकि करप्शन से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही होता है। ठीक है, इसके ऊपर कभी हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा जो टॉपिक था, आई होप यू गॉट द आंसर, कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के 2 ही तरीके। करेंसी कम कर दो छापना, 100-200 रुपए की नोट छापो, ठीक है, और बैंकिंग मेथड को क्या कहते हैं, बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब आ जाते हैं हम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी के ऊपर। ये मैंने नहीं लिखा था क्या ऊपर? नो सर। कंसेप्ट ऑफ, चलो यहां पे लिख लो, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज भाविका है, ठीक है, भाविका से मैं एक चीज कहता हूं कि भाविका आप अपने आप को कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो? मुकेश अंबानी से। तो भाविका ज्यादा अमीर है या फिर मुकेश अंबानी ज्यादा अमीर है? बताइए। पता नहीं सर। वेट यार, पता नहीं। भाविका, अंबानी सर। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Of course, Mukesh Ambani rich. अगर भाविका मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर होती, तो वो बैठ के मेरी क्लास देख रही होती? बिल्कुल। नो बिल्कुल। सर। भाई ओमवीर, तू पर्सनली टेक्स्ट करता हूं आज मैं आपको, मस्ती करने के मूड में हो। चलो इधर देखो, मैं समझाना यहाँ पे क्या चाह रहा था इस कंसेप्ट के थ्रू, कि भाविका जब अपने आप को कंपेयर करेगी मुकेश अंबानी से, तो भाविका विल फील कि यार मैं तो अभी जो है गरीब टाइप की हूं। सिमिलरली अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने अपने आप को कंपेयर कर लिया अडानी से, तो यार अडानी की जो क्या कहते हैं एक दिन की इनकम है, उतनी मेरी 5 साल की भी नहीं, या 10 साल की भी नहीं। तो अडानी के कंपेरिजन में
मैं क्या हो गया, गरीब हो गया। ठीक है, यहां पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप ये वर्ड यूज करते हो पॉवर्टी यानी कि गरीबी, तो ये रिलेटिव होती है। ठीक है, ये आपकी रिलेटिव होती है। बेसिकली जो रिक्शा वाला है, सपोज कोई बंदा हमारा रिक्शा चला रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है दिन में 500 रुपए के लिए, राइट, और कोई जो भीख मांग रहा है, ठीक है, या फिर किसी वजह से उसको इस कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, वो दिन में काम कर रहा है सिर्फ 100 रुपए के लिए या 200 रुपए के लिए, 100 से 200। ठीक है, कि बस इतना मिल जाए, हमारा किसी तरीके से आज का रोटी का खर्चा निकल जाए। तो जब मैं ये कहूंगा कि आप रिक्शे वाले में, और ये जो बंदा हमारा पैसे मांग रहा है, एनजीओ से पैसा वापस हो जाते हैं, मतलब एनजीओ से पैसा वापस हो जाता है, इसका क्या मतलब है भाई शशांक? सर वो पूछना चाह रहा है कि जो हमने पैसे उसको एनजीओ को दिए थे अमाउंट जीतने के बाद, तो क्या वो पैसे वापस हो जाते हैं कि नहीं? जीतने के यस बाद? सर, मतलब एबीसी वाला एनजीओ को अमाउंट। पैसे देने के बाद हाँ, ठीक है, आगे। वापस हो जाते हैं कि नहीं, मतलब वो लोग वापस कर देंगे। आपने ऑफ एक बार अगर कोर्स यार, पैसा देखो दे दिए। एनजीओ को, यहाँ पे आप कंडीशन देखो, एनजीओ के पास पहले कुछ भी नहीं था, अगर उसको बिना कुछ किए 5 लाख रुपए का डोनेशन मिल रहा है, तो यार ऑफ कोर्स वो 5 लाख रुपए का डोनेशन प्रेफर करेगी ना। यस सर। ठीक है, एनजीओ के पास तो करोड़ों रुपए है नहीं, और डेफिनेटली एनजीओ दे देती है। Sir, it is like a deal. हाँ, इट इज लाइक अ डील, वेरी गुड, ये सही टर्म है, इट इज लाइक अ डील। यस सर। ठीक है, चलो, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि रिक्शा वाला ये थोड़ा सा ना अपना अमीर बंदा है ना, ये अपना अमीर बंदा है, रिच, और ये जो है ये बेचारा थोड़ा सा गरीब है या काफी गरीब है। लेकिन ये आपको कब पता चला? जब आपने यहां पर इसको रिलेट किया। ठीक है, इनकम से रिलेट किया। हाँ, इनकम से रिलेट किया या फिर उनकी कंडीशन से रिलेट किया। अब मैं तो यहीं पे कहता हूं कि सपोज हमारा रवि है यहाँ पे, रवि नहीं है, चलो गौरव, गौरव बन गया आर्मी में ऑफिसर, उसकी मंथली सैलरी हो गई 50,000 रुपए। ठीक है, सपोज 50,000 हो गई उसकी मंथली सैलरी। अब जब आप गौरव को कंपेयर करोगे इन दोनों से, तो ज्यादा अमीर कौन है, गौरव या फिर ये दोनों? गौरव भैया। गौरव। गौरव। राइट, इसका मतलब कि एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो ये हम टर्म यूज करते हैं पॉवर्टी, इट इज अ रिलेटिव टर्म। हमें किसी बंदे से या किसी की इनकम से उसको रिलेट करना पड़ेगा अपनी कंडीशन को पहचानने के लिए, कि हमारी एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये आपको रिलेट करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को रिलेट करते हो अडानी अंबानी से, तो यू विल बी इन दी कैटेगरी ऑफ कि हाँ यार अभी हम भी गरीब है। और अगर अपने आप को आप रिलेट करते हो इन दोनों से, तो यू विल थिंक यार अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज। समझ में आया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इकोनॉमिक्स? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। एंड एक चीज और याद रखना, इसका कंसेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी से इस चीज को दिमाग में बैठा लो, नोट छाप के कभी भी गरीबी दूर नहीं की जाती। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वेनेजुला। वेनेजुला को पता नहीं किस बेवकूफ ने बताया, किस बेवकूफ ने इसको जो है सलाह दी कि तुम नोट छाप दो। उसने खूब नोट वगैरह छाप दी, सब कुछ कर दिया। वेनेजुला की कंडीशन आज ये है कि वहां पे एक ब्रेड का पैकेट 2.5 लाख रुपए का है। इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। बहुत हाई हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए का एक ब्रेड का पैकेट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दो कि सर अगर कल को मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर तो ढेर सारी नोट छापूंगा और भारत की गरीबी खत्म। ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी क्लियर है फिलहाल के लिए। यस सर। एक एक यस चीज सर। क्लियर है इसमें? यस सर। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए।
सर तो वेनेजुएला फिर में ऐसा जीडीपी क्या हुआ? जीडीपी के ऊपर चलते हैं। हेलो नो हाँ, डाउट किसको सर। क्या डाउट है? सर वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ ब्रेड 2.5 लाख रुपए की है? भाई उसने जानते हो किया क्या? नोट छाप दी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब बेतहाशा नोट्स की छपाई करी और सब में पैसा बांट दिया। अब मुझे एक बात अच्छा। बताओ, मैं कहता हूं कि इंडिया में हर एक बंदा एक दिन के 50 लाख रुपए कमा रहा है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फिर भी एक कंडीशन के लिए समझ लो कि एक बंदा यस। एक दिन में 50 लाख कमा रहा है। तो जो आज चिप्स आप 5 रुपए में खरीद के खाते हो, वो क्यों आपको 5 रुपए में बेचेगा? वो कहेगा यार दिन के 50 लाख रुपए तो इसकी इनकम है, हम भी अपना चिप्स का एक पैकेट 5 लाख रुपए का कर देते हैं। यस सर। समझ पा रहे हो आप? यस सर। है ना? तो यही चीज हुई वेनेजुएला में। अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं छापे जाते, ये मैं आपको आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो Sir, उसकी टेंशन अभी hello नहीं sir. लेनी। हाँ, Sir, when बताइए। did this happen? Yeah, Venezuela in Venezuela. ये यार अभी रिसेंट का ही केस है, 2-3 साल पहले का केस है ये, Okay, ठीक है? okay sir. चलो, ये इतना क्लियर है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड हाउ टू कंट्रोल ब्लैक मनी। यस क्लियर है सर। इतना? Yes, sir. चलो, यस सर। अब आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ जीडीपी के ऊपर। ये टर्म आप बहुत ज्यादा सुनते होगे न्यूज में, है ना? लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा, राइट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फुल फॉर्म से। सर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। इकोनॉमिक्स में जब भी ये वर्ड आपको मिलेगा, कहीं पे भी उन्हें टोटल वर्ड यूज करना होगा तो उसकी जगह पे वो यूज करेंगे ग्रॉस। ठीक है? मतलब भारत की एक ये खासियत है कि किसी भी चीज को ना चौपट करना है, राइट? ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा शांत, ठीक है? अब आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया कि सर ने लिखा है शांत। अब मुझे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना है तो मैं इसके आगे लगा दूंगा प्रा। अभी हो गया प्रशांत। मतलब सेम है, ठीक है? मतलब इसका सेम है, बट मुझे आपको चौपट करना था, आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाना था। यही होता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। अरे सीधे सीधे बोल देते ना भाई टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट लगना चाहिए, तो उसको रिप्लेस कर दिया ग्रॉस से। लड़का कंफ्यूज, अरे यार ये ग्रॉस क्या होता है? ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रॉस मींस टोटल, तो यहां पे हम लिख देते हैं टोटल। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। डोमेस्टिक मतलब अगर आप घरेलू भी नहीं समझ पा रहे तो सिंपल समझो घर में। अब घर में मतलब आपके घर में नहीं, यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की। कंट्री। या फिर आप इसको सिंपल ऐसे कर लो, कंट्री। ठीक है, सिंपल यहां पे लिख लो कंट्री। एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें आपने बनाई, बेसिकली कितना आपने प्रोडक्शन किया। ठीक है, कितना आपने प्रोडक्शन किया। तो जीडीपी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री में, वही हमारी जीडीपी है। और असलियत में जीडीपी का यही मतलब होता है। ठीक है, एक साल में बेसिकली यहां पे दो चीजें फिक्स होती हैं। एक है आपका टाइम। जीडीपी आप हमेशा एक साल की निकालो, अब ऐसा नहीं कि हर दिन जीडीपी निकाल रहे हो, ठीक है? 1 ईयर। और इसकी बाउंड्री कि ये आप अपनी कंट्री का ही निकालोगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोला जीडीपी निकालने को तो सारे पड़ोसी देश भी जोड़ लिए उसमें, ठीक है? इसकी बाउंड्री फिक्स है कि आप अपनी टेरिटरी के अंदर ही निकाल सकते हो। अब किसी बच्चे का डाउट आएगा, सर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप का भी क्या हम अपनी जीडीपी में जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे, बिकॉज वो इंडिया का पार्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको क्या समझ में आया कि सर टोटल
जो हम अपने घर के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है हमारी जीडीपी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देश के अंदर कितना सारा प्रोडक्शन होता है। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि आप अपने घर की जीडीपी निकालो, तो आप अपने घर में ही देख लो कि क्या क्या चीजें आप लेके आते हो। आप राशन लेके आते हो, आप बिस्किट लेके आते हो। उसी तरीके से जीडीपी में एक एक चीज काउंट होती है। पानी बोतल, फ्रूटी, कोका कोला, समोसा, या आपका जो पिज्जा वगैरह आप लोग मंगाते हो, जो खाना खाते हो, या आपकी जो लड़कियां हेयर क्लिप लगाती हैं, ठीक है, तेल, शैम्पू, मग, बाल्टी, सब कुछ आपकी जीडीपी के अंदर काउंट होता है। जी शशांक बताइए। सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी काउंट होता है, कितना इम्पोर्ट हो रहा है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट दूसरा है। जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तभी तो एक्सपोर्ट कर पाओगे। और इंपोर्ट अगर आप चीजों को कर रहे हो तो इससे बहुत ज्यादा खुश मत हो, ठीक है। अगर आप, सपोज मैं आपको कहता हूं कि क्या आसान पड़ेगा कि आप कोई चीज बनाओ जिसको राहुल 200 रुपए में खरीद ले, या फिर राहुल कोई चीज बनाए जो लेना आपकी मजबूरी हो और आपको 200 रुपए उसको देना पड़े, क्या प्रेफर करोगे? खुद बनाना। खुद बना के बेचो, ठीक यस है। सर। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट दूसरा होता है, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो, फिलहाल के लिए जीडीपी समझो, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें भाई प्रोड्यूस हो रही हैं। तो क्या आप एक एक पानी की बोतल के ऊपर जाके चेक करोगे कि यार इसकी जीडीपी क्या है? नहीं। तो होता क्या है कि सबसे पहले जीडीपी एक लो लेवल पे निकाली जाती है, फिर स्टेट लेवल पे निकाली जाती है, फिर कंट्री लेवल पे निकाली जाती है। भाई सरकार के पास इतना टाइम है क्या कि वो यूपी में आके देखे कि कितना समोसा आज चना, कितना पानी का बोतल बिका, कितना फ्रूटी बिका? नहीं। वो क्या कर देगी, यूपी के स्टेट को जिम्मेदारी दे देगी, है ना, कि आप अपना हमें टोटल निकाल के बताओ। वो हम जब नेशन की निकालेंगे तो आपका भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो, इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, वैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है केस ऑफ इंडिया एंड चाइना, चलो इसी में बता दूंगा, कोई नहीं। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हो कि टोटल जो आपका प्रोडक्शन होता है एक कंट्री के अंदर, दो चीजें फिक्स है, याद रखना। ये आपको स्टेटमेंट में देके पूछ लेगा। एक है टाइम, जब भी निकालोगे तो 1 साल का निकालोगे, ठीक है। और दूसरा आपका बाउंड्री, कि अगर इंडिया की जीडीपी निकाल रहे हो तो पाकिस्तान की साथ में नहीं जोड़ोगे। वैसे तो उसकी जीडीपी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। या चाइना की साथ में नहीं जोड़ लोगे, या अगर यूपी की आप जीडीपी निकाल रहे हो तो बिहार का नहीं जोड़ लोगे, ठीक है। ये हो गया जीडीपी। अब देखो बच्चे को कैसे चौपट किया जाता है। एग्जामिनेशन में आपसे इतना सिंपल नहीं पूछेगा, वो आपको देगा एक टेक्निकल सी डेफिनेशन। वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि आपको चीजें समझ में आए। एग्जाम में बोलेगा कि जो आपका 1 साल होता है, ठीक है, 1 ईयर में, अब जब मैंने यहाँ पे 1 ईयर लिखा तो सबको समझ में आ रहा है ना। लॉर्ड मैकाले को करना था हमारा एजुकेशन सिस्टम चौपट, उसने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर। क्या लगा दिया? फाइनेंशियल ईयर। मतलब वही है, ठीक है, मतलब वही है, बस उसको घुमा के बोल रहे हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में, फिजिकल ईयर जी हाँ जी प्रीति बताइए। फिजिकल ईयर बोल के यूज फिजिकल ईयर बोल के यूज करते हैं फिजिकल नहीं, इकोनॉमिक्स में जब भी आप या 5 ईयर। यूज करोगे तो फाइनेंशियल ईयर ही यूज करोगे, सर ठीक है। शी सिंह फिस्क, ओके। सर वो फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं। अच्छा फिस्कल बोल रहे हो आप? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन फिलहाल के लिए जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, वो फाइनेंशियल ईयर के ऊपर है, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस्ड, चलो अब आप मुझे एक बात बताओ। मैं आपको रोज क्लास नोट्स देता हूं, रोज पीडीएफ देता हूं, वो आपके लिए क्या है? एक वस्तु है या फिर सेवा है? बताइए। सर सेवा। सर्विस है। सर्विस। नहीं, देखो यहां पे समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, जब मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं, जब मैं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूं, वो आपके लिए एक वस्तु है, ठीक मटेरियल। है।
हाँ मटेरियल है, बिल्कुल सही वर्ड यहाँ पे प्रीति ने यूज किया, मटेरियल है। समझ पा रहे हो? डॉक्टर के पास आप गए, सपोज उसने आपको इंजेक्शन दिया, वो एक मटेरियल है, दवा दी, वो एक मटेरियल है, फिर कहेगा मेरा भी तो पैसा दो, फ्री में इलाज कराओगे? हाँ, एमबीबीएस में 60 लाख रुपए घूस दिया हूं, कैसे निकालू मैं? निकाल पैसा मेरा, 1000 रुपए फीस। तो जो 1000 रुपए आपने उसको दी, उसने आपसे क्या लिया? सर्विस चार्ज। होटल में आप जाते हो, होटल में उसने आपको बिरयानी दी, पनीर की सब्जी दी, और जो है पराठा वगैरह दिया। खाने का टाइम है, किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, पहले पढ़ाई करो, मैं भी बिना खाए बैठा हूं, ठीक है? चलो, तो उसने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन ये हो गया आपके लिए मटेरियल। जब वेटर ने वो चीज आपके पास ले आके पहुंचा दी, तो वेटर ने दे दी आपको सर्विस, ठीक है? अगर वेटर आपको सर्विस नहीं देता, तो ऐसे बोल देता कि सपोज राहुल गया अपना लखनऊ के किसी होटल में, और उसने ऑर्डर दिया कि सर मुझे रोटी सब्जी चाहिए, रोटी सब्जी बन गई, आ जाओ राहुल, लेके जाओ अपनी रोटी सब्जी। इस तरीके से नहीं बोलता। वेटर लेके आता है आपके पास, तो वेटर ने आपको क्या दी? सर्विस। आप उसको क्या देते हो? टिप, 10, 15, 20 जो भी देते हो। इसका मतलब कि पूरी इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो, तो दो ही चीज है, या तो मटेरियल है या तो सर्विस है कि नहीं? इसके सिवा आपको कोई चीज दिख रही है? बताओ। नो सर। नो सर। परवेज, नो सर। परवेज आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। स्कूल के अंदर आप गए, स्कूल वालों ने आपको कॉपी दे दी, आपको बुक्स दे दी, है ना? ये आपके लिए क्या है? मटेरियल। लेकिन वो आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए क्या है? सर्विस। समझ में आई बात? तो पूरी इकोनॉमिक्स दो ही चीज में सिमटी हुई है, दो ही चीज में डिफाइंड है, दैट इज, भाई या तो आपके गुड्स प्रोड्यूस होंगे, और या तो आपकी सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। भाई आप दोगे क्या? मैं या तो आपको पीडीएफ दे सकता हूं, मॉक टेस्ट दे सकता हूं, या फिर मैं आपको पढ़ा सकता हूं। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या दूंगा? जी शशांक बताइए। हाँ भाई शशांक बताओ। सर अभी नहीं किया रीज बैंक को, पहले का आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। इसका मतलब कि पूरी इकोनॉमिक्स में दो ही चीज आपको मिलेगी, या तो गुड्स, गुड्स मतलब मटेरियल, ठीक है, या फिर सर्विसेज यानी कि सेवा, ठीक है, या फिर सेवा। अब जब पूरी इकोनॉमिक्स में दो ही चीज मिल रही है, तो सरकार ने लगाया दिमाग, कहा गुड्स है, अच्छा सर्विसेज है, यही दोनों है, इसी पे टैक्स मारो, इसी पे हमको पैसा चाहिए, मार दो टैक्स इसी पे। यही हो जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। समझ में आया जीएसटी का कंसेप्ट, कि जीएसटी एग्जैक्टली क्या होता है? यस सर। यस सर। जितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, सब पे मारो टैक्स, वही है आपका जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? एजुकेशन पे कितना परसेंट जीएसटी है, कोई मुझे बता सकता है? 18%। 18%। 18% यस। जीएसटी, वेरी गुड। और जिस देश में सेकेंड हाईएस्ट टैक्स है एजुकेशन के ऊपर, वो देश कहता है हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। भाई बर्बाद करने वाले आप ही हो, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक कायदे से प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए, तो जो आप आज यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हो ना, इसकी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में इतनी सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इतने सारे गाइडेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपको 1 से 12 तक में कहीं ना कहीं घपला किया गया। कोई आपका 9th क्लास बिगाड़ दिया, कोई 11th बिगाड़ दिया, कोई 5, 6, 7, 8 सब बिगाड़ दिया, राइट? तो फिर हमारी सरकार भाषण क्या देती है? हम जो है, भाइयों बहनों, हम शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। कैसे करेंगे? सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगाकर, टैक्स भरिए, पैसा दीजिए, और उसके बाद कोचिंग में भी पैसा दीजिए, नीट स्कैम देखिए, अपने अपने घर में बैठिए, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। समझ पा रहे हो आप? नीट स्कैम हुआ, इसमें कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ था। आज खुल के आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो कोचिंग इंडस्ट्री ने ड्रामा किया ना, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, इधर केस फाइल करेंगे, भाई स्कैम कराने वाले आप ही हो। ये मुखौटा उसको पहनाना जिसको इकोनॉमी समझ में नहीं आती, ठीक है? और जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, मैं सबका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन 2-3 का आपको नाम पता होगा।
बहुत बड़ा हाथ था उनका पेपर लीक करवाने में, ठीक है। इसीलिए अल्टीमेटली इसका कुछ नहीं हुआ और उनका सरकार से भी बहुत अच्छा खासा टाई अप था। बिना सरकार के सपोर्ट पे अगर सरकार चाह लेती 2 दिन में सारे के सारे पकड़े जाते जिन्होंने ये स्कैम करवाया है। लेकिन सीबीआई जांच कराएंगे, ईडी जांच कराएंगे, ये जांच कराएंगे, वो जांच कराएंगे, करा लो जांच। चलो, तो हमारा टॉपिक क्या था? जीडीपी। एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज का मूल्य। अब जैसे वो यहां पे लिखेगा का प्राइस, वैसे ही आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। और ऑप्शन बी में यही दिया रहता है, याद रखना, अभी से बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑप्शन बी में यही दिया रहेगा, वन फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस, वो स्टेटमेंट गलत होती है। ऑप्शन सी में आपको मिलेगा फाइनल प्राइस। ऑप्शन सी टिक करके चले आना, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया कि सर फाइनेंशियल ईयर क्या है, सर ये प्रोडक्शन क्या है, सर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है। लेकिन एक चीज जिसमें आपको डाउट होगा वो होगा सर फाइनल प्राइस, ठीक है। वो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। सपोज ये है आपका गेहूं, ठीक है, ये है आपका गेहूं, ये आपको मिल गया 35 रुपए किलो, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहेगा सर इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। उम्मीद समझो ध्यान से, गेहूं हो गया। अब इससे मैंने आपको कहा कि गेहूं से बना लो आटा, ठीक है सर, आटा बन गया। इसका प्राइस सर हमें पड़ा 25 रुपए, ठीक है। अब इसमें चीनी वगैरह जो भी ऐड करके आपने सब कुछ मटेरियल डाल के बना दी फाइनल बिस्किट, ठीक है। बिस्किट आपके बन की तैयार हो गई 200 रुपए किलो में, ठीक है। 200 रुपए किलो की आप बिस्किट बेचोगे। अब मुझको ये बताओ, क्या जीडीपी के अंदर मैं पहले गेहूं का प्राइस जोड़ूंगा, फिर आटे का प्राइस जोड़ूंगा, फिर चीनी कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, उसमें काजू किशमिश कितना पड़ा, क्रीम कितना पड़ा, ये सब जोड़ूंगा? इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्टली ये जो फाइनल प्राइस निकल के आया इसको काउंट कर लूं। दोनों में से क्या मेथड बेटर है, तो पहला बिस्किट वाला वाला है दूसरा वाला? तो बिस्किट वाला। बिस्किट फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस, बिस्किट वाला नहीं, बिस्किट वाला। चलो फाइनल प्राइस, ठीक है। यानी ये जो मैंने फाइनल प्राइस आपको बताया बिस्किट का, हम ये डायरेक्टली जोड़ सकते हैं अपनी जीडीपी में, बिकॉज ये सब का सब उसमें इंक्लूडेड है, तो ये हमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया फाइनल प्राइस का, यस ठीक है। यस सर। यस सर। आप कंफ्यूज नहीं होगे जीडीपी यस में सर। कि जीडीपी है क्या? यस सर। इसमें यस तो सर। कंफ्यूजन नहीं होगा। नो सर। चलो ठीक है। आज चिल्ड्रंस डे था तो मैं सोच रहा था आप लोग के लिए जो है एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करूं। तो सरप्राइज मैं अभी आपको बता देता हूं, क्लास आधा घंटा ज्यादा चलेगी, ठीक है। ओके सर। चलो, क्योंकि अभी 2 टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक खत्म करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। अब हम देखते हैं केस ऑफ इंडिया एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि चाइना की जीडीपी कितनी है? एनीवन, एनी गेसेस, कितना होगा? सर कोई तो 30 बता दो, ट्रिलियन से चलो ऊपर है। गेस ही कर दो। 30 ट्रिलियन से ऊपर है सर। कितना? 30 ट्रिलियन से ऊपर है सर। 30 या 13? 30। 30 ट्रिलियन पहुंचा दी भाई आपने। कौन सी जीडीपी देख रहे हो यार? देखो मुखवास खत्म हो गया है, मैं फिर हजम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा आंकड़ा बताओ जो आसानी से हजम हो जाए, खाने की जरूरत ना पड़े मुझे। चलो, सर अरे इंडिया से गेस तो ज्यादा। करो। सर क्या? इंडिया से ज्यादा होगी, इंडिया से ज्यादा होगी। सर अरे वो 18 तो मुझे भी पता 19। है इंडिया से ज्यादा होगी। चलो कोई नहीं, इधर देखो, इंडिया की जो आपकी जीडीपी है, ठीक है, इंडिया, लेट मी चेंज द कलर भाई।
क्या हो गया, इतना हैंग क्यों कर रहे हो? चलो, इंडिया की जो आपकी जीडीपी है ना, वो घूमती रहती है 4 से लेके 4.5 ट्रिलियन के बीच। अब कुछ लोगों को ट्रिलियन ही नहीं समझ में आया होगा, तो ध्यान से देखो, इधर देख लो, 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3, ये हो गया आपका मिलियन, ये हो गया आपका 1 2 3, ये हो गया बिलियन, और ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ट्रिलियन। समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया? यस सर, यस सर। Yes, sir. अब इसके आगे कोई भी Yes, आंकड़ा sir. लगा दो, 1 यस 2 सर 3 4, जो लगाना है लगा लो, ठीक है। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो इसके बीच में घूमती रहती है। चाइना की जीडीपी देखो, चाइना की जीडीपी है लगभग 14 ट्रिलियन से लेकर, या अप्रोक्स आप इतना ही आंकड़ा मान लो, चलो, है ना, लगभग 14 ट्रिलियन, यानी इंडिया से 3 गुने से भी ज्यादा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर चाइना और इंडिया, इनकी पॉपुलेशन तो लगभग सेम है, ठीक है, उसके बाद भी चाइना हमसे इतना ज्यादा आगे क्यों है? पहला रीजन, चाइना में है प्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि भैया क्या इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है? इंडिया में लोग भागते हैं पैकेज के पीछे। किसी बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन होगा, उसको चाहिए पैकेज। ओ भाई, उसका आईआईटी में हो गया, उसको यूरोप की कंपनी में जॉब मिल गई, 1 करोड़ का पैकेज है, मेरा नहीं हुआ। अरे भाई क्या हो गया, नहीं हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसको इतने बड़े लेवल पे ट्रीट किया जाता है कि बंदे की जॉब लग गई यूरोप में, पैकेज मिल गया उसको 1 करोड़ का, ठीक है। चाइना के अंदर ऐसा नहीं, चाइना आपको क्या कहता है, बेसिकली वो मार्केट को स्टडी करता है। प्रोडक्शन वहां पे क्यों ज्यादा है? बिकॉज जो सबसे आपको ना आप कह सकते हो सॉफ्ट इंजीनियर मिलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, सॉफ्ट इंजीनियर मतलब जो हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे चाइना के अंदर। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। भारत के अंदर ना लोगों को, जो महिलाएं थी उनको मेहंदी बहुत पसंद थी, ठीक है, लेकिन भारत में यार वैरायटी बहुत ज्यादा कम थी। चाइना ने क्या किया, एक वो स्टिकर लेके आया, है ना, स्टिकर पे क्या किया, बीच में डिफरेंट डिफरेंट बहुत ढेर सारी डिजाइन बना दी। वो ग्लव्स की तरह होता है, जैसे आप ग्लव्स पहनोगे और बीच बीच में उसमें छेद होगा, छेद इन द सेंस लाइनिंग बनी होगी कि आपको इस तरीके से मेहंदी लगानी है, ठीक है। उसने किया क्या, उसने भारत, एक चीज देखी कि भारत के लोगों को वैरायटी पसंद है, अच्छा ठीक है, तो खूब ढेर सारा उसमें बना दिया डिजाइन। और एक चीज उसने और देखी कि भारत के लोगों को लो प्राइस पसंद है, लो प्राइस पसंद है, और टिकाऊ चीजें पसंद है ना, जो लंबे समय तक चल सके, टी काऊ, काऊ वाला काऊ नहीं, टिकाऊ, ठीक है। ये 3 चीजें भारत के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। उसने क्या किया, उसने निकाली अपनी मेहंदी, उसके अंदर दे दी खूब ढेर सारी वैरायटी, कम प्राइस पे, और टिकाऊ, मतलब एक बार लगा लो मेहंदी, 4-5 दिन तक वो कलर ही नहीं उतरेगा, इतना गाढ़ा करके दे देगा उसको, ठीक है। इंडिया में लोगों को टॉर्च बहुत ज्यादा पसंद है, टॉर्च बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अपने यहाँ पे वैरायटी कम थी। उसने देखा कि भारत के लोगों को ना टॉर्च पसंद है, लेकिन वो बिजली बचा, वो बैटरी वाला टॉर्च उनको नहीं पसंद है कि बार बार वो बैटरी वगैरह लेके आए। उसने पूरे मार्केट को स्टडी किया इंडिया, अपने इंजीनियर से बोला हम इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, बिजली से चलने वाला बना देते हैं। उसने टॉर्च बना दी जो बिजली से चलने वाली, ठीक है, उसने बना दी टॉर्च। उसके बाद उसने क्या किया, और थोड़ा सा मार्केट को स्टडी किया और देखा कि भारत के लोगों को ऐसी चीजें पसंद है जिससे वो मल्टीपल काम कर सकते, तो इसमें एलईडी लगा दिया। एलईडी लगाने से क्या हुआ कि अब आप इससे पढ़ भी सकते हो। और एक चीज देखा कि भारत के लोगों के अंदर मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है, वो ना अपनी चीजें इधर उधर रख के भूल जाते हैं। किसी को आप जैसे इसमें आप क्या लगा सकते हो, है ना, बेसिक सी चीजें, इसमें हवाई जहाज तो लाके लगाओगे नहीं। उसने कहा कि सर
ऐसी कौन सी चीज है जो भारत के लोग यूज करते ही करते हैं? आप बोलोगे सर चार्जर, मोबाइल सबके पास होता है, लैपटॉप सबके पास होता है। उसने क्या किया, यहीं से निकाल दिया चार्जर, कि नहीं ना ना चार्जर के लिए अलग चीज नहीं करनी है, यहीं से इस तरीके से ऐसे करके निकाल दिया चार्जर। लो, और ये भी देखा कि भारत के लोगों को बिजली बचाना है, पीछे लगा दिया सोलर, कि लो धूप से भी चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब उसने किया क्या? कुछ नहीं किया। टॉर्च हमारे भारत में पहले से थी, उसने क्या किया, टॉर्च की वैरायटी बना दी। एक ही टॉर्च में ये ले लो, ये बिजली से भी चल जाएगा, ये सोलर से भी चल जाएगा, इसमें चार्जर भी लगा दिया, इसमें एलईडी भी लगा दिया, हाइब्रिड टॉर्च बना दी। क्या मेरे दोस्त? हाइब्रिड टॉर्च बना दी, जो बिजली से भी चलेगी और सोलर से भी चलेगी, यानी धूप से भी चलेगी। और पूरे इंडिया की जो टॉर्च की मार्केट थी उसको तबाह कर दी। समझ पा रहे हो आप? यस सर। इसका मतलब कि चाइना के अंदर उनकी एक जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि वो मार्केट को स्टडी करते हैं। चाइना के अंदर अगर कोई भी चीज आपको प्रोडक्शन करनी है तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये चीज तुमको प्रोड्यूस करनी है? हाँ सर करनी है। ये चीज पहले से मार्केट में है? हाँ सर है। तो मुझे बताओ इस चीज में क्या 10 कमी है, 10 कमियां बताओ जो आप दूर करना चाहते हो। जैसे आपको 10 कमियां बताओगे, उसके बाद वो आपको इजाजत दे देंगे प्रोडक्शन करने की, अप्रूव कर देंगे कि हाँ कर लो प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? और इंडिया के अंदर यही सारी चीजें नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग मार्केट को स्टडी नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ इंजीनियर से बोलोगे कि सर टॉर्च हमें इस तरीके का चाहिए, वो कहेंगे टॉर्च है ना, जल तो रहा है, जल रहा है ना टॉर्च, बस उसका उतना ही काम है। इनोवेशन नहीं है। इंडिया क्यों इतना पीछे है? क्योंकि उसके अंदर इनोवेशन की कमी है। ठीक है, इनोवेशन नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है, उनके यहाँ पर इकोसिस्टम ही नहीं है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पर इकोसिस्टम ही नहीं। क्या ये कंसेप्ट आपके समझ में आया? यस सर। इंडिया और चाइना का केस आपको समझ में आया कि क्यों इंडिया इतना पीछे है चाइना से? सबसे पहला कि इंडिया के लोग मार्केट स्टडी नहीं करते, इनोवेशन नहीं है, वो तो बहुत पुरानी बात है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए इकोसिस्टम नहीं। ठीक है, इकोसिस्टम इन दी सेंस, मैं यहाँ ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ। देखो, कहीं पे भी अगर फैक्ट्री लगती है ना, तो वो कुछ चीजों को देख के लगती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कहाँ पे फैक्ट्री लगाना पसंद करोगे? ऐसी जगह पे जहां पे आपके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी है, सस्ते लेबर है ना, स्किल्ड लेबर है, और आपके पास जो है लैंड अच्छा खासा है। ठीक है, मार्केट, आप अपने चीजों को कम ट्रांसपोर्टेशन में मार्केट पहुंचा सकते हो। ऐसी जगह पे लगाना पसंद करोगे या ऐसी जगह जहां पे मार्केट 200 किलोमीटर दूर है, रॉ मटेरियल है ही नहीं, सस्ते लेबर आपको मिलेंगे ही नहीं, वहां पे सारे लेबर 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं, ऐसी जगह फैक्ट्री लगाना पसंद करोगे? सर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए आपको सबसे पहले लैंड चाहिए। ठीक है, आपको वहां पे स्किल्ड लेबर चाहिए। चाइना के अंदर आज अगर इतना ज्यादा प्रोडक्शन है तो उसका सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो कई सारे रीजन है, बट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि सर वहां पे स्किल्ड लेबर है, चीप लेबर है। ठीक है, चीप लेबर है, यूनियन बाजी नहीं। ठीक है, चाइना में जरा जाके कहो हमारी मांगे पूरी करो, आपको ही पूरा कर देगा वो। ठीक है, चाइना में ये सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी लीडर खड़ा हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये दे दो वो दे दो। कहां से फैक्ट्री आगे बढ़ेगी यार? फैक्ट्री अपने इनोवेशन पे काम करे कि मांगों के ऊपर काम करे? तीसरा पॉइंट, जहां पे उसको कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां पे उसको क्या मिलेगी? कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां से वो मार्केट से आसानी से कनेक्ट हो सके। चौथा पॉइंट क्या है? जहां पे उसको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेंगी, बिजली हो, और वहां पे जो है
जितनी भी हमारी बेसिक एनिमिटीज हैं वो सारी चीजें हो, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जंगल ही दे दिया, पानी पीने के लिए 100 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। इसका मतलब इन सबसे मेरा आपको समझाने का मतलब था कि अल्टीमेटली जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाओ कि बाहर की कंपनियां आके हमारे यहाँ पर रहना पसंद करेंगी। और चाइना ने यही काम बहुत अच्छे से किया, उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया। अच्छा, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर दे दिया, सस्ते दाम में दे दिया, कनेक्टिविटी दी आपको, पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज दी, सस्ते दामों में लैंड दे दिया रेंट के ऊपर। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो जब तक, और इससे इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई भी फैक्ट्री हमारे यहाँ पर आके लगती है तो उससे सर सबसे जो बड़ी चीज है वो बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आपकी, बाहर की फैक्ट्रीज आपके यहाँ पर आएंगी, आपके यहाँ पे चीजों को इनोवेट करेंगी, उस पे आपको अच्छा खासा टैक्स मिलेगा। ठीक है, टैक्स मिलेगा तो अल्टीमेटली आपकी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टैक्स के देश नहीं चल सकता। ठीक है, तो जब कहीं पे भी फैक्ट्री लगती है, कहीं पे भी कोई कंपनी खुलती है ना, वहां पे सबसे जो बड़ी चीज जनरेट होती है वो होती है एम्प्लॉयमेंट। समझ पा रहे हो आप? जब फैक्ट्री खुलेगी तो आपको चीजों की वैरायटी मिलेगी, है ना? और कौन सा ऐसा इंडियन मार्केट है या कौन से ऐसे भारत के लोग हैं जो वैरायटी को पसंद नहीं करते? मोर एकेडमी प्लीज वेट, ये क्लास आज 15-20 मिनट ज्यादा चलेगी, है ना? ओके, ये क्या नाम है, राजा, तो ग्रुप के ऊपर आप इन्फॉर्म कर दो कि एनडीए बैच की जो क्लास है वो 2:30 बजे होगी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गई वैरायटी से। तो अल्टीमेटली जब फैक्ट्री हमारे देश में लगेगी या हमारे देश में कोई कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी तो भारत के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होगा। समझ पा रहे हो आप? यस सर। ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। इंडिया के अंदर कोई पूछे कि क्यों नहीं है सर, हम चाइना के जैसे क्यों नहीं पहुंच सकते, तो सिंपल बता देना कि भारत के लोगों को इनोवेशन से ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट है। और अगर टेक्निकल भाषा में पूछे तो बोल देना कि पहले तो मार्केट स्टडी नहीं करते, इनोवेशन नाम की चीज ही नहीं है, और दूसरा इकोसिस्टम नहीं। इकोसिस्टम पूछे कि यार इकोसिस्टम क्या होता है, ये चारों पॉइंट डाल देना उसमें कि सर लैंड होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होने चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। कोई आदमी क्यों डालेगा यार बिहार के अंदर फैक्ट्री? नहीं डाल सकता। वो पता है कि वहां पे अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, इतनी घटिया घटिया रोड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 4 पॉइंट थे आपके इन दी कंसेप्ट ऑफ कि इंडिया और चाइना क्यों कभी एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते इन दी टर्म्स ऑफ जीडीपी। अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ जीएनपी के ऊपर। सर ये जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है मेरे दोस्त ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया जवानों, जोश ठंडा? 13 बच्चे बचे हैं खाली, नो सर। अभी 12 हो गए। कोई बात नहीं, टेस्ट आने दो, टेस्ट आने दो, टेस्ट आने दो। चलो, और उसके बाद कहते हो सर मैराथन ले लो, हैं? मैराथन ले लो उसके बाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब एक चीज समझना, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सर सर शशांक इस पर, हाँ बता भाई। सर आपने ये अभी जस्ट स्टार्ट किया ना, क्योंकि मेरा थोड़ा लाइट चली गई थी। अच्छा, लाइट चली गई थी? नहीं नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया, अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं। ओके सर। इस बार जो है ना शशांक को भेजते हैं। शशांक तैयार हो जाओ, मैं आपको भेज रहा हूँ यूएई, दैट इज दुबई। चल दुबई ये चलते हैं। ठीक है, शशांक जो है मैं यहाँ पे उसको एस से डोनेट कर रहा हूँ, ये काम करता है दुबई के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इंडिया में 2 केस है।
एक है हमारा टाटा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। सपोज ये है हमारा टाटा, और भारत के अंदर बाहर की भी कंपनीज हैं। कोई मुझे किसी बाहर की कंपनी का नाम बता सकता है? एनीवन? सर फोर्ड। चलो फोर्ड हो गया। सैमसंग ले लेते हैं, सबको पता है सैमसंग कहाँ की है, साउथ कोरिया की, ठीक है। यस सर। चलो, टाटा कमाती है 200 रुपए, नहीं यार इतना छोटा नहीं लेते, 600 ले लेते हैं चलो। और आपका सैमसंग कमाती है, मैं सैम लिख दे रहा हूं, सैमसंग कमाती है 200 रुपए। और हमारा बंदा गया शशांक दुबई के अंदर, इसने कमाए 50 रुपए, ठीक है, इसने कमाए 50 रुपए। मुझे बताना, भारत की जब हम जीडीपी निकालेंगे, दैट इज इंडिया की जीडीपी निकालेंगे, तो इंडिया की जीडीपी क्या होगी? क्या उसमें हम ये शशांक वाला नंबर जोड़ेंगे या फिर नहीं जोड़ेंगे? सर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे सर, जोड़ेंगे? क्योंकि वो है तो इंडिया का ना सर, वहाँ। इंडिया का है, सर बट सर वो इधर बाहर समझो, इनकम जनरेट करता है। बिल्कुल सही बात। मैंने एक चीज आपको यहाँ पे पॉइंट लिखवाया कि जब भी आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे, आपकी बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए। बाउंड्री इन दी सेंस, अपने देश की सीमा के अंदर ही आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे। दुबई आपकी सीमा में आता है? नो सर। गलती से यस मत बोल देना, ठीक है। हाँ, जोश है सही, बढ़िया परवेज आलम। मैराथन में देखते हैं कितने लोगों का जोश सही रहेगा। जो बंदा उस दिन मैराथन में पूरे 5-6 घंटे रुक गया, उसकी मैं मीटिंग करा दूंगा एक रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ। ये आपका गूगल मीट के ऊपर होगा, और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा पूरे 1 घंटा। जो पूछना है पूछ लेना। चलो, तो यहाँ पे जब हम इंडिया की जीडीपी निकालेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इंडिया की जीडीपी, उसमें आप इसको काउंट करोगे, ठीक है, उसमें आप इसको काउंट करोगे, दैट इज 600 प्लस 200। अब सर आप कहोगे यार 200 रुपए हम क्यों काउंट कर रहे हैं? बिकॉज सैमसंग अल्टीमेटली बैठी तो इंडिया के अंदर है, प्रोडक्शन उसने इंडिया के अंदर किया, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया की जीडीपी के अंदर नहीं जाएगा कि सैमसंग सर वहां की कंपनी है तो उसकी जीडीपी में भी हम इसको डाल देंगे। सैमसंग इंडिया के अंदर बैठी, 200 रुपए का उसने प्रोडक्शन किया, भारत की टेरिटरी में किया, तो जितना प्रोडक्शन उसने भारत की टेरिटरी में किया वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। समझ में आई बात? लेकिन सर वो अमाउंट इंडिया के लिए तो यूज ही नहीं होगा ना, वो तो वहीं के लिए यूज बिल्कुल सही होगा। बात है। ये किस बच्चे ने बोला? शशांक। शशांक आपने बोला, सर बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कंसेप्ट आता है जीएनपी का। ये 200 रुपए जो सैमसंग ने कमाए, ये तो अल्टीमेटली भेज देगा, कुछ हिस्सा टैक्स देके, बाकी भेज देगा साउथ कोरिया को, ठीक है। ये तो सिर्फ टैक्स देगा यहाँ पे, बाकी इनकम भेज देगा साउथ कोरिया को। तो अल्टीमेटली हमारे जीडीपी में काउंट क्या होगा? और ये जो शशांक है, ये पैसा कहां पे भेजेगा? ये सर पैसा भेजेगा इंडिया के अंदर। यही होती है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो पैसा हमें बताइए जो हमारे देश में हम यूज कर सकते हैं, जो देश की इकोनॉमी के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि जीएनपी का अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहूं कि सर जीएनपी क्या होता है, तो आप यहां पे लिख सकते हो जीडीपी प्लस में लिखोगे शशांक की इनकम माइनस किसकी इनकम? सैमसंग की इनकम। जीडीपी आपकी कितनी आ रही थी? टोटल 800। शशांक ने आपको कितने पैसे भेजे? 50। और सैमसंग, क्योंकि वो दूसरी जगह की कंपनी है, तो कितने पैसे उसके पास से उसने भारत से बाहर भेजे? 200 रुपए। तो 850 माइनस 200, ये हो गया आपका इक्वल टू 650। अल्टीमेटली इंडिया में कितना पैसा, इंडिया की इकोनॉमी में एक्चुअल कितना पैसा यूज हो रहा है? 650। अच्छा हाँ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, नहीं तो उम्मीर कहेगा सर इतनी ही इकोनॉमी है क्या इंडिया की? है ना उम्मीर? क्लास में है कि गया?
यस सर। हाँ बैठे रहना, जाना नहीं। मैं यही हूँ। हाँ वेरी गुड। चलो, इसका मतलब कि आपको एक चीज समझ में आया कि सर जीएनपी एक्चुअली में वो इनकम होती है जो कंट्री में यूज हो रही है, जो कंट्री की इकोनॉमी में ऐड हो रही है। यूज में नहीं कहूंगा, जो कंट्री की इकोनॉमी में एक्चुअली ऐड हो रही है, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? टोटल आपकी बाहर की कंपनी है चाहे आपकी कंपनी है, उसने कितना प्रोडक्शन आपकी टेरिटरी में किया, वो जीडीपी है। जीएनपी क्या है? कि जो प्रोडक्शन हुआ उससे आप कितना वैल्यू निकाल पाए, कितनी मनी को आप यूज कर पाए, अल्टीमेटली आप यूज कर पाए 650 रुपए। ये हो गया आपका जीएनपी। कंसेप्ट क्लियर है ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी? यस यस सर। सर। चलो, और बाकी यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया है। सर हाँ, कौन है? परवेज, बताइए। यस सर, ये जो टाटा जो 600 और ये दुबई से डायरेक्ट इसको ना जोड़ सकते हैं। क्या? टाटा ने 600 का प्रोडक्शन किया और ये हाँ कोई बंदा है 50 रुपया भेजा, हाँ, तो डायरेक्ट इन्हीं दोनों को ना जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा। वैसे जोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ आपको समझा रहा था कि जीएनपी एक्चुअली क्या होती है ना? यस सर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जीडीपी ले लो। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो, रुको, ये नीचे मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखो। अगर आप जीएनपी का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जीडीपी प्लस एक्स। अब एक्स क्या है? जिस भी बंदे की इनकम आप कंसीडर कर रहे हो, समझ गए? हाँ यस सर। हाँ, बस इतना सा कंसेप्ट था। कल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी क्या है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जीएनपी क्या है। उसके बाद हम अपने आगे के कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। जितने टॉपिक्स हमने ऊपर लिखे थे, थोड़ा सा हमें टाइम जरूर लगा, लेकिन उन टॉपिक्स को हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। पहले लिया क्विक रिकैप, ब्लैक मनी का कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी देखा, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी देखा एंड कंसेप्ट ऑफ जीएनपी देखा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी एक्चुअल में दर्शाता क्या है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जीएनपी। ओके, एंड उसके बाद हम थोड़े बहुत कंसेप्ट्स को और देखेंगे। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद। लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा आप लोग से बातचीत हो जाए, थोड़ा सा आप लोग के क्वेश्चन ले लिए जाए, राइट? So just give me a second. चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं है? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन का तरीका कितने लोगों को पसंद आया? अगर उस तरीके की वीडियोस आप लोग रोज चाहते हो तो 5-10 मिनट निकाल के मैं वो भी बना दिया करूँ। बताइए। हाँ सर, अच्छा था। ठीक है, ठीक चलो, है तो उस सर। तरीके की वीडियोस मैं बना दिया करूंगा। बाकी जिन जिन बच्चों ने मुझे कल रिवीजन करके भेजा था, कुछ लोगों का मैंने देख लिया था रात में, कुछ लोगों का मैं नहीं देख पाया हूँ। अभी तो मैं चेक करके ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। गौरव, बार बार लीव हो रहे हो, बार बार ज्वाइन हो रहे हो, क्या बात है? गौरव, गौरव बेटे, क्या हो गया बेटे? नेटवर्क इश्यू होगा सर। नो आइडिया सर। वाह यार, ये सही जवाब है। चलो, परवेज आप बिहार में कहाँ से हो? यस सर, आई एम फ्रॉम आरा। ओके, आरा। आरा इन छपरा कितनी बिहार। दूर से आपके यहाँ?
छपरा जस्ट सर बाउंड्री टच करता है छपरा से। और दानापुर? दानापुर सर ये बिहार भोजपुरी में है, जस्ट 20 किलोमीटर। अच्छा चलो बढ़िया है। सर ये बाकी तो भाई फिर अपने डाउट्स हो तो साइड से है। बताइए। हाँ जी। ये तो फिर मेरे साइड से है। आप लखनऊ में कहाँ से हो? नहीं सर, लखनऊ में रहता हूँ बिहार से, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। आरा जिला। आरा से। हेलो सर। हाँ शशांक बताइए। सर जीडीपी में जो बाहर की कंपनियां आके सैमसंग वगैरह जो इनकम जनरेट कर रही हैं वो जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन जीएनपी में ऐड नहीं हुआ ना सर। नहीं, जीएनपी में नहीं ऐड होगा। जीडीपी में जीएनपी ऐड में नहीं होगा ऐड होगा, जीडीपी में ऐड होगा। क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जनरेट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये आप अपनी हम उम्र के लोगों से पूछ के देख लेना कि अच्छा जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। गारंटी के साथ कहता हूँ कोई एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। ठीक है तो चलो। सर जो बच्चा यहाँ से दुबई जाके पैसे कमा रहा है वहाँ दुबई की जीडीपी में ऐड होगा। वो दुबई की, हाँ वो दुबई की जीडीपी में ऐड होगा। बिल्कुल सही, वो दुबई की जीडीपी में ऐड होगा, वो अपनी जीडीपी तो में आप सर ऐड नहीं कर सकते। तो सर ये जो यहाँ से इनकम अर्न करके दुबई भेजेगा तो वो दुबई की जीएनपी में ऐड होगा। यहाँ से इनकम अर्न करके दुबई भेजेगा तो वो दुबई की जीएनपी में ऐड होगा। बिल्कुल सही। ओके सर। ठीक है, जीडीपी जीएनपी का कंसेप्ट क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। देखो जीडीपी में आप एक ही जगह फंसोगे, वो टेक्निकल डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर बी पे होता है प्राइस, ऑप्शन नंबर सी पे होता है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस वाला लगा के आना, ठीक है? यस सर। ओके सर। एंड मुझे एक चीज बता दो, क्लास टाइमिंग यार। कोई कहता है 12 से 1 करो, कोई कहता है 1 से 2 करो। सुबह 5 से 6 कितने बच्चे अवेलेबल हो? इन द 5 to मॉर्निंग 6। सर, हाँ मॉर्निंग में। लिटिल बिट हार्ड इट्स बिकॉज लेट नाइट स्टडी सर करते हैं तो दिक्कत होगा। लेट नाइट स्टडी करते हो आप? कितने बजे सोते हो? 3 बजे अराउंड। 3 बजे सोते हो आप? यस सर। अच्छा ठीक है। बहुत पढ़ते हो यार। इतना मत पढ़ो भाई, जी लो थोड़ी जिंदगी। तो यही टाइम बेस्ट है। ये टाइम बेस्ट है? यस। सर मैं तो 11 बजे ही सो जाता कौन 11 बजे सोता है? हूँ सर। मैं राहुल भाई, आपकी मर्जी है यार। शुभम नरवाल। अरे शुभम सर, राम राम भाई। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं सभी? सॉरी अंजना फॉर सब ऑल द गुड बढ़िया है, सर। अपना बताइए। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस यार। मैंने एक मैसेज देने के लिए आपको बीच में ये जो क्लास ज्वाइन की है, आपकी ये क्लास हो गई कंप्लीट? वैसे क्लास भाई बस हो गई है, डाउट सेशन चल रहा है। डाउट सेशन चल रहा है, ठीक है। डाउट सेशन कंक्लूड करने के बाद में विभव एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? चलिए ठीक है। ओके, जय हिंद। मिलते हैं क्लास में। ओके। ओके भाई, जय हिंद। चलो कोई जेन्युइन डाउट्स हो तो पूछो, नहीं तो फिर एंड करते हैं, ठीक है? नो डाउट्स है या डाउट। नहीं है? नो सर। सर नो सर। चलो, समझ में आ रही ना इकोनॉमिक्स? क्लियर यस है? सर। यस सर। चलो बढ़िया है, गुड। भाविका आपको क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर है। काजल सोनिया क्लियर है? यस सर। ओमवीर सौविक यस सर। यस सर। गोपेश गौरव क्लियर सर। गौरव सर, रिकॉर्डिंग बिफोर क्विज। कोशिश करता हूँ यार, बिफोर क्विज ही तो भेजता हूँ भाई, बिफोर क्विज ही तो भेज देता हूँ यार। चलो कोई नहीं, कोशिश करता हूँ आज भेजने की। सो नो डाउट्स, कंक्लूड करें फिर? यस सर। चलो, सो फॉर नाउ एवरीवन, जय हिंद।
टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं कल की क्लास में और एक नए कंसेप्ट के साथ। चलो, जय हिंद। जैन सर। जय थैंक यू सर।